अपना घर सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और जैसे ही अपने घर की बातें करते हैं तो हमें एक प्राइड का फील होता है। हर आदमी चाहता है अपनी ज़िंदगी में कि उसका कम से कम एक घर अपना हो। लेकिन जनाब, इसको असल ज़िंदगी में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों की कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं और जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि आपको फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए और आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि होम लोन का रिपेमेंट पीरियड काफ़ी लंबा होता है। इसलिए यदि इनिशियल स्टेज में छोटी सी गलती आपको लंबे समय तक प्रभावित करती रहेगी। सबसे पहली सावधानियां, अपने बजट को समझना, अंडरस्टैंडिंग योर बजट। आमतौर पे लोग अपने बजट को समझने में भूल करते हैं। उनको लगता है कि यदि उनको 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है हर महीने और 50,000 उनके घर के खर्चे हैं, तो 50,000 उनके पास सरप्लस फंड है, वो उसको ईएमआई में डाल सकते हैं। ये देखने में लगता है कि ठीक है, 1 लाख की इनकम, 50,000 खर्चे, 50,000 ईएमआई में। लेकिन जनाब, ये इतना आसान नहीं है। यदि आप सर्विस होल्डर हैं और आपको 1 लाख तनख्वाह मिलती है, तो सबसे पहले देखें कि इनकम 1 लाख है, आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, उसमें से फ्यूचर के लिए आप सेविंग कितना कर पा रहे हैं, करेंगे, और उसके बाद जो फंड बचता है वो ईएमआई मान के कितने लोन कितने पीरियड के लिए ले सकते हैं, इस बात को कंसिडर करें। ये तो हुआ नौकरी पेशे वालों की बातें। लेकिन यदि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर है, जिनका कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो वो जब अपना इनकम को एसेस करें तो जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है उनका, यानी उनको लगता है कि हर महीने कम से कम इतना तो मेरी अर्निंग हो ही जाएगी, उसके हिसाब से अपनी बजट को फिक्स करें। देखें मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और सेविंग कितना कर पाएंगे वो, और उसके बाद जो फंड बचता है उसको ईएमआई के फॉर्म में देखें कितना लोन और कितने टेन्योर के लिए ये ईएमआई हो सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था कि लोगों ने देखा कि जितनी सैलरी उसमें से जितना खर्चे काट के जो थे ईएमआई पे कर रहे थे, ईएमआई चल रही थी, लेकिन अचानक जनाब कोरोना आया, उनकी इनकम कम हो गई, लेकिन बैंक की ईएमआई कम नहीं हुई। तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए किसी भी शर्त में, ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरी सावधानियां, अंडरस्टैंडिंग योर क्रेडिट स्कोर। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब आपको होम लोन देगा तो वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, और क्रेडिट स्कोर यदि अच्छा रहता है तो आपको क्वांटम ऑफ लोन भी अधिक मिल सकते हैं और इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा कम लग सकता है। हालांकि एक एग्जांपल मैं दे दूं कि यदि आपने पहले ये होम लोन लेने के पहले कहीं लोन लिया हुआ था और उसमें डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, और डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपने बैंक से कंप्रोमाइज़ करके वो अकाउंट को एडजस्ट कर दिया, तो आपको लगता है कि वो लोन अकाउंट बंद हो गया, आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जनाब, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बैंक ने कुछ ना कुछ अमाउंट वेव किया तो वो आपको क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट करेगा और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसके बाद जब किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर नहीं होगा, और निश्चित रूप से जब क्रेडिट स्कोर बेहतर नहीं होगा तो आपको क्वांटम ऑफ लोन भी कम मिलेगा और हो सकता है हायर इंटरेस्ट रेट भी बैंक चार्ज करे आपसे। इसलिए ध्यान रखें, क्रेडिट स्कोर हमेशा ठीक ठाक रखें। आमतौर पे आज के यंगस्टर्स एज में क्या हो गया है कि वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का जब रिसाइकिल पेमेंट होता है तो उसके स्टेटमेंट में एक वर्ड आता है MAD, मिनिमम अमाउंट ड्यू। फॉर एग्जाम्पल यदि 20,000 रुपये आपके पूरे मंथली क्रेडिट कार्ड के पेमेंट देने हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल 10% यदि बोलता है MAD, मीन्स 20,000 का 2,000 रुपये बोलते हैं कि MAD यदि जमा कर देंगे तो आप पे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन जनाब, MAD के बाद जो 18,000 रुपये बचे उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी अधिक लगता है। तो ये भी ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट में यदि ऐसा करते हैं आप तो ये भी इम्पैक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर को, और जैसे ही क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा आपको क्वांटम ऑफ लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक आपको चार्ज करेगा, उस दोनों पे इम्पैक्ट इसका आता है। तीसरी सावधानी, कंपेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज के दिन में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप हर इंस्टीट्यूशन के साथ जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है उसको कंपेयर करें और उसके हिसाब से निर्णय लें। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड ऑप्शन और फ्लोटिंग ऑप्शंस। जनाब, यदि आपको इंडियन इकोनॉमी की थोड़ा सा अंदाज़ा है तो बेहतर लें कि आप फिक्स रेट लें,
और यदि आपको लगता है कि आपको इंडियन इकोनॉमी का अंदाज़ा नहीं है, रेपो रेट कम होगा अधिक होगा इसका अंदाज़ा नहीं है आपको, तो बेहतर है फ्लोटिंग रेट लें, आपको इसमें सुविधा होगी। हालांकि फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट लेने के बाद इसमें इंटरचेंज करने का आफ्टर 3 से या 5 साल के बीच में ये ऑप्शंस बोरोअर्स को रहता है कि वो फ्लोटिंग से फिक्स्ड, फिक्स से फ्लोटिंग जा सके। आपको लगता होगा कि इंटरेस्ट रेट पे इतना जोर क्यों? जरा मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। यदि कोई एक इंस्टीट्यूशन 9% चार्ज कर रहा है और दूसरा इंस्टीट्यूशन 9.25% चार्ज कर रहा है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि यदि आप 50 लाख रुपए होम लोन ले रहे हैं फॉर 20 ईयर्स, तो आपको ये देखना है कि 9% जो चार्ज कर रहा है उसका ईएमआई बन रहा है 44,986 रुपये के आसपास, और जो 9.25 चार्ज कर रहा है उसका बन रहा है 45,793 रुपये के आसपास। इट इज़ ऑलमोस्ट 1,000 के आसपास का डिफरेंस है पर मंथ। इसमें लगता होगा ठीक है यार 1,000 से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जनाब यदि आप ये देखेंगे कि इस पर इंटरेस्ट पेबल कितना होगा, तो 20 वर्षों में यदि 9% पे आपने लिया हुआ था तो आपको टोटल इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे 57.97 लाख, और यदि 9.25% चार्ज कर रहा है बैंक तो आपको 59.90 लाख आपको इंटरेस्ट पोर्शन ही केवल पे करना पड़ेगा। और इन दोनों कंपैरिजन में जो डिफरेंस है ये करीब 2 लाख के आसपास का है। तो यहाँ तो दिख रहा है हमको 9% और 9.25%, लेकिन जनाब लंबे समय में ये काफ़ी का फ़र्क पड़ता है। और यदि इसको 30 ईयर्स में कन्वर्ट कर दें तो 9% में आपको टोटल चार्ज करने पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे 94.83 लैक्स, और 9.25 में करने पड़ेंगे 98.08 लैक्स, और ये डिफरेंस आता है करीब 3.25 लैक्स का। सो थोड़ा सा इंटरेस्ट का डिफरेंस ये लॉन्ग टर्म में, चूँकि 20 साल 30 साल आजकल जैसे बैंक जो दे रहे हैं वो 70 साल की उम्र तक का रिपेमेंट पीरियड दे रहे हैं, तो जनाब आपकी उम्र यदि 30 साल है तो शायद अगले 40 ईयर्स तक आप रिपेमेंट उसको कर सकते हैं, उसके हिसाब से ईएमआई बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जितनी लंबी टेन्योर उतना कम ईएमआई, लेकिन उतना अधिक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जितना शॉर्टर ड्यूरेशन उतना बड़ा ईएमआई, उतना कम इंटरेस्ट पेबल आपको होगा। चौथी सावधानियां, यदि गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होम लोन में चल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे आज के दिन में PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना एक स्कीम से, हालांकि ऑफ कोर्स उनमें कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं, यदि आप उस लिमिटेशंस को पूरा कर रहे हैं तो आप उसको भी एक्सप्लोर करें कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेंगे, ब्याज कम देने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से लंबे समय में आपका काफ़ी कम ब्याज हो जाएगा। एक और सुविधा है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वुमेन बोरोअर्स को कुछ इंटरेस्ट रेट में रिबेट देते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर पहले बताया आपको कि 0.25% का डिफरेंस इंटरेस्ट का यदि होता है, इट मेक्स ए लॉट इन द लॉन्ग टर्म। 20 साल 30 साल 40 साल का टेन्योर रहेगा, ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ध्यान रखें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव कुछ हैं, ऐसे कुछ सुविधाएं हैं तो उसका लाभ जरूर उठाएं। लोन लेने के पहले ये निर्णय ले लें आपको इसका लाभ लेना है नहीं लेना है। 7वीं सावधानियाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट सावधानियाँ हैं, लोन का टेन्योर क्या होगा, कितने समय में आप हाउस लोन को रिपे करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 70 साल की उम्र तक आपको मौका दे रहे हैं कि 70 साल उम्र तक आप इस होम लोन को रिपे करते हैं। जनाब 70 साल, जैसे आपकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, तो अगले 35-40 साल आपके पास टेन्योर है होम लोन रिपे करने का, तो क्या जनाब ज़िंदगी भर आप कर्जदार ही बने रहेंगे? हालांकि लंबा समय लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि लंबा समय लेंगे, टेन्योर होगा तो आपका ईएमआई काफ़ी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि यदि 50 लाख का लोन लिया हुआ है आपने और 20 साल का टेन्योर है और 9% का चार्ज है, तो 44,000 करीब 45,000 के आसपास ईएमआई बनता है। यही यदि 30 साल का कर दें, ये करीब 40,000 के आसपास होता है। निश्चित रूप से यदि 40 साल कर दें तो हो सकता है 35-37 हज़ार के आसपास हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखें कि जितना लंबा टेन्योर, ईएमआई तो कम लेकिन इंटरेस्ट रेट पेबल अधिक। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि 9% में के हिसाब से 50 लाख के लोन में 20 वर्षों के लिए 57 करीब 58 लाख के आसपास इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे। वही 30 साल का हो जाए ये करीब 95 लाख के आसपास पे करने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखें कि ईएमआई कम करने के चक्कर में आप ये ना सोचें कि ज़िंदगी भर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बोरोअर हो, आपके सर कर्ज हो
तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल बजट, इस बात का, ये डिसाइड करने के टाइम में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कम ईएमआई बना के लंबा लोन लेते हैं, बड़ा लोन लेते हैं लंबे समय के लिए, तो जब ज़िंदगी भर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहेंगे। इस बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छठी सावधानियां, चार्जेज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स जो भी होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ये चेक जरूर करें कि इंटरेस्ट जो भी चार्ज करेंगे इसके अलावा क्या कोई और चार्जेज हैं। सामान्य तौर पर प्रोसेसिंग फ़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बैंक चार्ज करते हैं सैंक्शन करने के पहले फॉर सैंक्शन। इस बात को कंपेयर जरूर करें, क्योंकि हिडन चार्जेस बहुत सारे, स्पेशली मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये खासकर देखा गया है कि उसमें हिडन चार्जेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं, और जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है, जब रिलीज हो जाता है इंस्टॉलमेंट आपका, तब मालूम होता है कि इतना अधिक हिडन चार्जेस थे या इतना अधिक प्रोसेसिंग फ़ी था जो बैंक ने आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए, मीन्स आप पर चढ़ा दिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाह रहे हैं आप, क्लियरली देख लें कि कौन कौन से चार्जेस इंटरेस्ट के अलावे और आपको पे करने पड़ेंगे। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग लोन देते हैं तो वो कुछ मार्जिन भी चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि 50 लाख का लोन आप सेंक्शन करवाना चाह रहे हैं और मार्जिन ये 10% है, तो बैंक अपेक्षा रखता है कि 5 लाख रुपए आप मार्जिन के फॉर्म में डिपॉजिट करें, सो दैट आपको 45 लाख का लोन दे, 5 लाख आपका मिला के पूरा प्रोजेक्ट 50 लाख का हो जाए। लेकिन जनाब, इसमें एक समस्याएं हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम इंथुजियास्टिक काफ़ी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मार्केटिंग काफ़ी अधिक होती है। यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखता है कि आपका ईएमआई आपके नेट टेक होम सैलरी से मैच नहीं हो रहा है और मार्जिन नहीं जुटा पा रहे हैं आप, तो वो कहते हैं कि भाई इसके अलावे कोई दूसरा लोन ले लें, पर्सनल लोन ले लें, कुछ और लें जिसमें कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, और वो लोन आप मार्जिन के फॉर्म में बैंक में डिपॉजिट करा दें। हम हाउस लोन लेने के चक्कर में इन बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन जनाब, पर्सनल लोन टाइप के लोन जो भी हैं वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के हैं। फॉर एग्जांपल, होम लोन यदि 8.5-9% के आसपास मिल रहा है, तो हो सकता है पर्सनल लोन करीब 11-12% के आसपास मिले। तो कोशिश करें, यदि आपके पास पहले ऑलरेडी ऐसे लोन कुछ हैं, उसके बाद हाउस लोन ले रहे हैं, तो ध्यान रखें, कोशिश करें जो हायर इंटरेस्ट वाले लोन हैं उसको या तो ना लें, और यदि चल रहा है तो उसको बंद करें और उसके बाद हाउस लोन लें, बिकॉज हाउस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है। अंतिम और 8वीं सावधानियां, जब हम असेसमेंट करते हैं, अपने बजट को समझते हैं, तो सामान्य तौर पे हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको बोनस देता हो जो आपने अपना बजट समझने के टाइम में या ईएमआई डिसाइड करने के टाइम में इसको कंसिडर नहीं किया था। फॉर एग्जांपल, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो भी आपका बोनस एम्प्लॉयर ने दिया, और आप चाहते हैं कि चूंकि होम लोन में 8% 9% का ब्याज लग रहा है, तो क्यों नहीं इस अमाउंट को हम उस लोन में जमा करा दें, या कहीं से और कोई प्रोसीड आया उसको बंद करा दें। तो बंद तो करा सकते हैं, लेकिन आपको ये चेक करना जरूरी है कि क्या यदि टेन्योर के पहले आप लोन प्री पेमेंट करते हैं तो क्या उसमें बैंक कोई चार्जेस काटता है। क्या बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां प्री पेमेंट अलाउड नहीं होता है। इसका मतलब यदि 20 साल का लोन है और 20 साल के पहले यदि आप लोन बंद करना चाहते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी भरनी होगी, ये देखना जरूरी है। सो होम लोन लेने के पहले ये भी देखें कि क्या प्री पेमेंट पेनल्टी उस इंस्टीट्यूशन में है या नहीं है, या प्री पेमेंट अलाउड है उसमें या नहीं है। ये निश्चित रूप से जान लें, जहाँ प्री पेमेंट अलाउड नहीं है इसका मतलब यदि प्री पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये सारी बातें सिंपल ड्यू डिलीजेंस, आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट, आपका हार्ड लेबर, जैसे मैंने पहले बताया था कि इन 3-4 फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप अपना घर को असल ज़िंदगी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। सो ध्यान रखें इन सारी सावधानियों जिसकी चर्चा हमने आज की है। यदि आप होम लोन लेना चाह रहे हैं, होम फ्लैट परचेज करना चाह रहे हैं या कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, इन बातों पर ध्यान जरूर रखें, जरूर गौर करें। अंतिम निर्णय आपके विवेक पर। थैंक यू।